Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के आज के अंक में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह हम अर्थनीति, कारोबार और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक विशाल दहिया। विशाल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार मनोज जी, धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Manoj. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in 79th Independence Day celebrations, underscores Atmanirbhar Bharat as one of the key foundational planks for Viksit Bharat. Prime Minister Modi announces introduction of next generation GST reforms by Diwali, says India will launch Made in India semiconductor chips by the end of this year. And US President Donald Trump to meet Russian counterpart Vladimir Putin in Alaska tonight for peace talks on Ukraine-Russia conflict. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित किया। विकसित भारत के लिए भारत की आत्मनिर्भरता के महत्व को एक आधार स्तंभ के रूप में रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने दिवाली तक अगली पीढ़ी जीएसटी सुधार लाने की घोषणा की। कहा, इस साल के अंत तक भारत में निर्मित सेमीकंडक्टर को लॉन्च किया जाएगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध पर शांति वार्ता के सिलसिले में आज रात रूस के अपने समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में मुलाकात करेंगे। देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करते हुए आज दिल्ली के प्रतिष्ठित लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत की महत्ता को रेखांकित करते हुए इसे प्रमुख आधार स्तंभ बताया। उन्होंने रक्षा, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, अंतरिक्ष और विनिर्माण के क्षेत्र में भारत की प्रगति का उल्लेख किया। एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत के किसान और मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए मजबूत दीवार की तरह खड़े रहेंगे और भारत कभी भी उनके व्यापक हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था में किसानों के महत्व पर भी प्रकाश डाला। भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। मेरे देश के किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। भारत के किसानों की मेहनत रंग ला रही है। पिछले साल अनाज के उत्पादन में मेरे देश के किसानों ने के पुराने सारे विक्रम तोड़ दिए। ये सामर्थ्य है मेरे देश का। इतनी ही जमीन, लेकिन व्यवस्थाएं बदली, पानी पहुंचने लगा, अच्छे सीड्स मिलने लगे, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी, तो वो अपना सामर्थ्य देश के लिए बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने अगली पीढ़ी के सुधारों के संचालन के लिए एक समर्पित सुधार कार्यबल के सृजन की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आर्थिक विकास में तेजी लाना, लाल फीताशाही को कम करना, शासन को आधुनिक बनाना और भारत को 2047 तक
$10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करना है। विशाल जी, यहाँ पर आरंभ करना चाहेंगे आत्मनिर्भर भारत के लिए जो आह्वान किया है प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में, किस रूप में ले रहे हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहले तो आकाशवाणी के और खासतौर पे मार्केट मंत्रा के सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बात जो प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से कही है, इसे अगर इस सरकार के पिछले 12 साल के कार्यकाल से जोड़ के देखा जाए तो ये एक सूत्र में पिरोया हुआ वाक्य कहा जा सकता है। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की बात पहली बार ना ही तो लाल किले की प्राचीर से कही गई है और ना ही पहली बार प्रधानमंत्री की ओर से कही गई है, लेकिन यहाँ ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसे हम अगर पिछले कुछ हफ्तों, पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम से जोड़कर देखें और ख़ासतौर पे इसके आर्थिक पहलू के ऊपर नज़र डालें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आज ही के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की घोषणा की है जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, यानी कि उसकी बढ़ोतरी पर पड़ेगा। और जिस तरह की मैं कहूँगा कि टसल जो चल रही है, चाहे वो टैरिफ के मुद्दे को लेकर हो या फिर और जो व्यापारिक रुकावटें हैं या अटकलें हैं, और जिन्हें कहा जा सकता है कि जो भारत का सपना है एक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और फिर उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का, उसमें किस तरह से योगदान दिया जा सकता है, वो ये सब घोषणाएं आत्मनिर्भर भारत के जो लार्जर अम्ब्रेला है उसके तहत आती हैं। चाहे वो हम क्रिटिकल मिनरल मिशन की बात करें, 10 टाइम्स न्यूक्लियर कैपेसिटी की बात करें, या फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र मिशन की जो बात की है, यानी कि सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस एंड स्पेसिफिकली डिफेंसिव इक्विपमेंट्स टू बी मेड इंडिजीनियसली। एक जेट इंजन की बात की है जिसके ऊपर काम दशकों से चल रहा है, लेकिन नतीजे हमारे अनुरूप अभी तक नहीं आए हैं। तो अगर इसको गति सरकार की तरफ से अगले कुछ समय में मिलती है तो उसका सीधा असर न केवल विकास पर पड़ेगा बल्कि आर्थिक विकास पर उससे ज्यादा पड़ेगा। Vishal, we just heard, Manoj read out what the Prime Minister said about the farmers, and you were just talking about tariffs. So when we look at the subtext of it, what he said that India will never, the government will never compromise on the benefits or on the interests of the farmers. He said he is going to stand like a wall. So in the overall perspective, if you look at what is happening on the tariff front, that's a very clear and bold message going out that come what may, our farmers we will never compromise on their interests. Well, Anubaji, I'll say, let's look at it this way, that there are lots of things happening behind the scenes or behind the curtains on the international front when we're talking about these trade deals or tariff deals. And of course, the United States of America, in this case, the Donald Trump administration is looking for more and more concessions from other economies, including India. And they're looking for concessions in the fields, in the areas where they believe they can benefit. Agriculture is one such area, and given the demography, Indian demography, and of course the size of the Indian market, it is a lucrative market for any country, and the kind of stance which has been taken by President Trump and his administration, they would not want to let go of this opportunity, and that is where the statement coming in from Prime Minister Modi becomes really, really important, because this signifies that we're not willing to give into our interests as far as the agriculture sector is concerned, as far as the interests of our farmers are concerned, something on which we're not willing to compromise, and we will not compromise come what may. That message is pretty much clear, and I believe it is as much intended to the domestic population, that is the Indian population, as much it is for international ears. We will discuss a little more about what the Prime Minister said from the ramparts of Red Fort, but before that, let's go into a quick commercial break.
Welcome back to Market Mantra, where we are talking about Prime Minister Narendra Modi's speech on the 79th Independence Day of India. And on this occasion, the Prime Minister highlighted how Goods and Services Tax GST, implemented in 2017, is a significant reform which has benefited the nation. The Prime Minister underscored the importance of the next generation of reforms under GST, which brings relief to the common man, farmers, middle class and MSMEs. पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। The government is proposing significant reforms in GST, which will focus on 3 pillars for an Atmanirbhar Bharat. The pillars are structural reform, rate rationalization and ease of living. The government has sent its proposal on GST rate rationalization and reforms to the group of ministers GOM, constituted by the GST Council, to examine this issue. Vishal, that's a very big announcement coming in, by the Prime Minister. The GST reforms. There has been, over the years, of course, the GST Council is there. It keeps on meeting and we keep, there are some decisions which are taken off and on. But reforms, the demand for reforms has been an ongoing thing. So what is your expectation? Come Diwali, what is the expectation from these reforms that the Prime Minister spoke about today? Well, as a watcher of the economic developments and the kind of reforms which are being talked about right now, specifically with the Prime Minister pointing out that there will be GST reforms, and if he's doing it from the ramparts of the Red Fort, it holds a lot of significance and raises a lot of expectations as well. So my expectations would be, and I believe the nation's expectations also would be, which will serve the larger purpose, is that these reforms should not only benefit the consumers, the end consumers, but should also end up benefiting the MSME sector, the local vendors, because when we're talking about 8 years of GST, that's Goods and Services tax journey, there have been a lot of tweaks which have been done, and this is a given sort of practice that when you bring in a new policy and a nationwide policy, sweeping change, when you bring that in, of course you have to make some tweaks here and there which have been done time and again, but these overarching reforms which the Prime Minister is referring to, I believe should end up providing that much needed relief to these segments like local vendors, MSME sector, and of course the end consumers, and bring in some more clarity in terms of the brackets which we are talking about. Perhaps maybe lesser brackets is something which we might. Yes, that's again one of the demands that's been there, that there should be lesser brackets, like you said. Okay, let me also share with our listeners that the Prime Minister said India will launch Made in India semiconductor chips by the end of this year, reflecting the nation's growing strength in critical technology sectors. So again, semiconductor chips by the end of this year, it's a very major announcement. And India, given the way the whole world and India, everybody, everything revolves now around AI. And we need to be as independent as possible, also because of the supply chain problems that we face, So how important is this particular announcement that's come out? To underscore the importance of this announcement, I'll take you and our listeners back to some key summits or meetings which have happened in the past few years, specifically in the post-COVID era, be it G7 summit, be it G20, or even Quad nations. If you look at the statements, joint statements or declarations after all these international summits, one focus area is supply chain management. And in supply chain management, the first point of importance is the availability and a smooth transition of goods, specifically the semiconductor chips, because they're now part and parcel of almost every modern day machinery, and a hegemony of a country or a group of countries is something which
which threatens to tilt the balance, or rather disbalance the entire the paradigm, the economic paradigm, specifically in these swiftly changing times. So in a situation like this, a country like India, which is a very fast growing economy, which is a very large market as well, which is putting a lot of effort into developments in science and technology, it is but natural that we should go ahead and put our best foot forward in terms of being self-reliant in the semiconductor manufacturing and semiconductor industry as well. विशाल जी, यहाँ पर हम आज के ही प्रधानमंत्री के विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो उन्होंने बातें की हैं, खासतौर से रक्षा के क्षेत्र में, और जो हथियारों का निर्माण अपने यहाँ होने लगा है, रक्षा पर जो हमारा बजट जिस दिशा में जा रहा है, वहाँ हम आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए समझना चाहेंगे कि अर्थनीति को आगे बढ़ाने में जो ये क्षेत्र है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में जो ये क्षेत्र है, किस रूप में निर्णायक भूमिका अब निभाने लगा है? देखिए, इसको सबसे छोटी यूनिट के हिसाब से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा जी। अगर हमारे पास अपना खर्चा करने के लिए 100 रुपये हैं और उस 100 रुपये में से हमें अपना खर्चा चलाने के लिए 50 रुपये बाहर से कोई चीज़ खरीदने में खर्च करना पड़ रहा है, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हम कोई ऐसा रास्ता निकालें कि हम वो 50 रुपये अपने बचा सकें और घर में ही उस चीज़ को बना सकें, उसका इस्तेमाल कर सकें, और अगर उसे बड़े स्तर पर बना सकते हैं तो शायद हम उसे बाहर बाजार में बेचकर जो एक्स्ट्रा मनी है वो भी कमा सकते हैं। यही सेम फार्मूला डिफेंस सेक्टर के जो रिफॉर्म्स हैं, ख़ास तौर पे जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के जो रिफॉर्म्स हैं, जो सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात पिछले कई सालों से हो रही है, इसका सिंपल सीधा फार्मूला वही है, क्योंकि हम अपने बजट का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट हिस्सा लगातार दशकों से डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करने पर खर्च करते आए हैं, चाहे वो हमने अमेरिका से किया हो, चाहे वो रशिया से किया हो, चाहे वो फ्रांस से किया हो या किसी और देश से भी किया हो। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में जो बदलाव है वो ये है कि स्मॉल आर्म्स नंबर 1, नंबर 2, अगर हम आर्टिलरी इक्विपमेंट्स की बात करें, वहाँ भी हमने, हमारी जो स्वदेशी कंपनियां हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, और ख़ास तौर पे ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ है, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसका जो प्रदर्शन खास तौर पे हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रहा है, उससे कितना फायदा भारत को मिला है, साख के तौर पर भी नंबर 1, और नंबर 2 आर्थिक तौर पर भी उसका एक सीधा नमूना है। हाल फिलहाल में अभी फिलीपींस के राष्ट्रपति आए थे, जी, उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की भी तारीफ की और ब्रह्मोस की भी तारीफ की, और फिलीपींस वो पहला देश है जिसने भारत से ब्रह्मोस खरीदा था। यहाँ पर हम आपका ध्यान विशाल जी आकृष्ट करना चाहेंगे जुलाई के कुछ आंकड़ों पर, खासतौर से जो वाणिज्यिक निर्यात हमारा रहा है उस पर। जुलाई महीने में 7.3% की वृद्धि हमने देखी है वार्षिक आधार पर, और ये 47 अरब 24 करोड़ डॉलर के आसपास वृद्धि हमने देखी। यहाँ हम ये समझना चाहेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल की अवस्था है, जो एक तरलता हर जगह देखने को मिल रही है, हर व्यवस्था में देखने को मिल रही है, वहाँ हमारा यह निर्यात का प्रदर्शन क्या स्पष्ट कर रहा है, क्या दिखला रहा है? देखिए, निर्यात के आंकड़ों पर नज़र डालें, जो आपने कहा और मोटे तौर पर मैं जो पढ़ पा रहा हूँ उसके मुताबिक ये निश्चित रूप से एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। हालांकि मैं एक कॉशियस अप्रोच यहाँ ज़रूर रखूँगा, क्योंकि जिस तरह की खींचतान चल रही है और जिस तरह की डील्स पर बातचीत हो रही है, और वो बहुत महत्वपूर्ण डील्स हैं, खास तौर पे अमेरिका के साथ न केवल भारत की जो बातचीत चल रही है, बल्कि अभी जैसा कि आप लोगों ने हेडलाइन में भी बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच भी बातचीत होने वाली है, तो वो चीन के साथ भी जी बिल्कुल, वो असल बातचीत तो यूक्रेन के युद्ध को लेकर है, लेकिन उसका सीधा असर तो विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, और हम भी उससे अछूते नहीं रहेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और इन पर अगर नजर डालेंगे तो उसके बाद अगले तिमाही में ये आंकड़े क्या कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। प्रतीक्षा करें हम उस समय की जब हमें अच्छे आंकड़े देखने को मिले। श्रोताओं, यहाँ हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ।
इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। अरे नो टेंशन, करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। आज ही अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए नजदीकी बैंक शाखा या सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें या ईएनपीएस पोर्टल पर जाने के लिए ऑनलाइन www.npstrust.org.in पर लॉगिन करें। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए अब चलते हैं शेयर बाजार की ओर। घरेलू शेयर बाजार आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बंद हैं। वैश्विक बाजार पर ध्यान दें तो एशिया के प्रमुख बाजारों में आज मिला जुला रुख दिखा है। जापान में चालू कैलेंडर वर्ष की पहली तिमाही में संशोधित 0.1% की जीडीपी वृद्धि हुई थी, जिसकी तुलना में दूसरी तिमाही में 0.3% की वृद्धि दर्ज हुई है। इससे जापान के निवेशकों में उत्साह देखा गया और अच्छी खासी खरीदारी की गई। निक्केई 225 सूचकांक कारोबार के अंत में 1.71% बढ़कर अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। उधर चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.8% लाभ में रहा। निवेशकों की बिकवाली से हांगकांग के हेंग सेंग सूचकांक में लगभग 1% की नरमी देखने को मिली। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.6% घाटे के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया में भी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बाजार बंद रहे। अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो चीन से प्राप्त आर्थिक ताजा आंकड़ों के अनुसार अमेरिका द्वारा उच्च शुल्क लगाए जाने संबंधी फैसलों के कारण जुलाई में चीन की अर्थव्यवस्था पर दबाव अनुभव किया गया है। इस वर्ष जून में खुदरा बिक्री 4.8% बढ़ी थी, जबकि जुलाई में घटकर वार्षिक आधार पर 3.7% दर्ज की गई। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक प्रमुख बाजारों में खरीदारी चल रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स 0.1% ऊपर चल रहा था। लंदन के FTSE 100 में अपने पूर्व स्तर के आसपास ही सूचकांक जरा सा ऊपर नीचे हो रहा था। उधर फ्रांस में सार्वजनिक अवकाश के कारण कारोबार बंद है। Moving on to the US markets, US stocks ended flat on Thursday. The Dow Jones Industrial Average Index as well as the Nasdaq Composite Index both ended unchanged, while S&P 500 was also flat with a positive bias. Meanwhile, investors assessed more than expected increase in producer price inflation PPI, dampening expectations of an interest rate cut by Federal Reserve. On the economic front, the Producer Price Index rose 0.9% in July after being unchanged in June, according to the data released by the US Bureau of Labor Statistics. On a year-on-year basis, PPI increased 3.3%, registering the largest increase after 3.4% in February this year. The index for final demand, excluding food, energy and trade services, moved up by 0.6% last month, making it the highest reading since March 2022. Vishal, I want to talk to you about the US markets. We saw that the markets were doing really well in the last few days. We saw both S&P 500 and the Nasdaq, closing on record highs. In fact, for 2 consecutive days, Wednesday and Thursday. So what happened there yesterday, or rather Tuesday and Wednesday closed on record highs. So what happened there yesterday? Is it the figures coming out, the producer price index figures that played the spoil sport? Well, PPI figures are, of course, immediate trigger, but then there are 2 very important, events on which there's a very cautious approach and expectations when we're talking about both US markets and the Asian markets as well. When we look at the Asian markets also, most of them have ended flat today. So one is the US Fed's, policy, whether they will cut rates early next month. So the expectations have started building now. And second is that all-important Alaska meeting, which is happening between President Trump and President Putin, because that meeting, when both these leaders finish that meeting and they come out, that is going to give some major signals to the international markets, and specifically the U.S. markets will have a lot to recalibrate, perhaps, either on the higher side or on the lower side. Right, but do you also think that, the producer price index, as we just saw, that it rose to 0.9% in July. It was unchanged in June. Do you think that's also, we are now beginning to see the effect of the
Trump tariff policies. The countries where he's already imposed the tariffs, where already the tariffs are in place. And so those are being reflected in the producer price index as well. Well, this is something which had been pointed out several times in the past few months by some U.S. economists only, saying that, this is a double-edged sword which the Trump administration is walking on right now. Immediately, the U.S. Consumers might not feel the heat, but down the line, they will have to share that burden. And sharing that burden is the part which is now reflecting. And you're right, as I was saying earlier, that's the immediate trigger, because suddenly, there are brakes which have been slammed on in Dow Jones and, the S&P 500 as well. So yes, this makes the investors there also pause and think as to what is happening. I'm again saying, I've said it earlier also, that these PPI figures are just the beginning. If the Trump tariff ball continues to roll down the highway at the speed and intent as it is moving around, these figures are going to come back to haunt the American market and perhaps the American consumers. And I think in the immediate future, whatever happens later tonight between President Trump and President Putin, that's going to affect, that's going to dictate a lot as to how the markets will behave in the coming days as well. So talking about that, let's also, let me give you the details of that story. U.S. President Donald Trump will meet his Russian counterpart Vladimir Putin at the U.S. Joint Military Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska today. This will be their first meeting since Trump's return to the White House in January this year. Ahead of the summit, Trump said he believes Putin is ready to end the war in Ukraine, but peace would likely require at least a second meeting involving Ukrainian President Volodymyr Zelensky. And let's move on to the crude oil prices. Crude oil prices dipped today ahead of key meeting between US and Russia. As concerning economic data from the US and China, the world's two largest oil users, increased worries about fuel demand. Brent crude was trading over 0.6% down at $66.41, and WTI crude was 0.8% down at $63.44 per barrel when reports last came in. बस यहीं पर श्रोताओं आपकी ओर से हम अपने विशेषज्ञ विशाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे. धन्यवाद. And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in 79th Independence Day celebrations, underscores Atmanirbhar Bharat as one of the key foundational planks for Viksit Bharat. Prime Minister Modi announces introduction of next generation GST reforms by Diwali, says India will launch Made in India semiconductor chips by the end of this year. And US President Donald Trump to meet Russian counterpart Vladimir Putin in Alaska tonight for peace talks on Ukraine-Russia conflict. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at the same time. Do remember to join us then. Till then, goodbye.